Good morning, everyone. A very good morning to all of you. Am I audible to all the centers? Good morning, Porbandar, Rajkot, Varanasi and Pathankot. Chalo, good Porbandar that at least you are sorry for the same. Audio video not matching? Good morning, Shimla, Vapi, Himmatnagar and Morbi. Am I audible now? Audio video? चलो, fair enough. Friends, yesterday we had started with a chapter called sampling theory. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर से थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. सो दोनों पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से. कल हमने मेजोरिटीली थ्योरी का पोर्शन सीखा था, जिसके अंदर सबसे पहले तो हमने 3 मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, तो जिसके कारण ये चैप्टर पढ़ना है वो देखा था. उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी, दैट इज व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन साइज, व्हाट इज सैंपल साइज. लास्ट में 2 और टर्मिनोलॉजी सीखी थी, दैट व्हाट इज पैरामीटर एंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक, और दोनों के बारे में हमने फॉर्मूलाज भी सीखे थे. उसके अलावा फ्रेंड्स सैंपल सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं वो भी हमने देखे थे, दैट लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इंटिटी ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ ऑप्टिमलिटी, लॉ ऑफ वैलिडिटी, वो 4 हमने देखे थे प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे. और उसके बाद फ्रेंड्स हमने डिफरेंस देखा था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सर्वे एंड सैंपल सर्वे. कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमने देखे थे वहां पे. उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने टाइप्स ऑफ एरर्स भी करवाई थी, दैट इज एरर्स इन सैंपल सर्वे. कौन कौन सी एरर्स हो सकती है सैंपल सर्वे में, तो सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर दोनों के एग्जांपल्स एंड कॉजेस देखे थे हमने, और उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी देखा था हमने पॉपुलेशन एंड सैंपल सर्वे में, दैट नॉन सैंपलिंग एरर सिर्फ पॉपुलेशन सर्वे में हो सकता है, बट सैंपल सर्वे के अंदर सैंपलिंग एज वेल एज नॉन सैंपलिंग दोनों एरर्स हो सकती है. इधर तक हम लोगों ने देखा था कल के सेशन में. आज फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ रहे हैं द पॉइंट ऑफ थियरी अगेन विच इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग. अब सैंपलिंग की कौन कौन सी मेथड है वो हम समझने वाले हैं. कल का एग्जांपल आई होप सबको याद होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 लाख फैमिलीज है 5 एरियाज में, 2-2 लाख फैमिलीज को डिवाइड कर दिया मैंने 5 एरिया में, एंड उसके बाद हर एक 2-2 लाख फैमिलीज में से मैंने 2-2 हजार का क्या लिया, सैंपल लिया. तो 2-2 लाख फैमिली थे वो क्या था, पॉपुलेशन था. 2-2 हजार का सैंपल लिया वो क्या था, मेरे लिए सैंपल था. तो 2000 फैमिलीज सैंपल, तो टोटल 10,000 जो फैमिलीज लिए मैंने, दैट वाज अ सैंपल फॉर मी. एंड उसके ऊपर से फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, जजमेंट लूंगा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन. और क्या डिसीजन था मेरा कि भाई 3 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए मुझे साइकिल इंपोर्ट करना था. दैट वाज व्हाट माय एग्जांपल वाज. नाउ कीपिंग दैट थिंग इन माइंड फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू पॉइंट, दैट इज मेथड ऑफ सैंपलिंग. अब मेथड ऑफ सैंपलिंग, सबसे पहले सैंपलिंग होता क्या है कि भाई पॉपुलेशन जो है आपके पास, उसमें से सिस्टमैटिकली आप जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जर्वेशंस को निकाल रहे हो उसको मैं क्या बोलूंगा, सैंपलिंग बोलूंगा. तो क्या लिखा हुआ है इधर, सिस्टमैटिक मेथड to select the sample units from the population units is you call is sampling. So systematic method से population में से जो आप sample निकाल रहे हो उसको मैं क्या बोलूंगा, sampling. कल मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप लोगों का richness मुझे देखना है या आप लोगों का brightness मुझे देखना है, तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, सबके सब बच्चों को नहीं पूछूंगा, हर एक सेंटर में से जो सीधे लग रहे हैं ऐसे 2-2 बच्चों को मैं निकालूंगा. दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग अ सैंपल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन यूनिट्स. सो दैट वाज अ सैंपलिंग. नाउ ये सैंपलिंग के मेथड कौन कौन सी है, तो फ्रेंड्स देयर आर 3 मेथड्स बेसिकली, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड मिक्स्ड सैंपलिंग. नाउ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ, उसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स रैंडम सैंपलिंग. अब आपने रैंडम सैंपलिंग कहीं ना कहीं सुना होगा, दैट आप क्या कर रहे हो कि हर एक यूनिट्स को सिलेक्ट होने का जब आप इक्वल चांस दे रहे हो, दैट इज समथिंग यू कॉल एज a random sampling, or you can say a probability sampling. That is the chance of a selection of a unit
or the probability of selection of a particular unit is exactly equals to other units, that is something you call as a probability sampling. तो अगर आज मैं लेट्स से 100 में से लेट्स से कॉइन टॉस कर रहा हूं, उसमें से भी मैंने आपको बताया था कि हेड या टेल दोनों आने के चांसेस क्या है, सेम है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स और टेल्स आर एग्जैक्टली द सेम. सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ probability sampling. That chances of occurrence of any events are mostly what friends equal, उसको मैं बोलूंगा probability sampling. अब ये probability sampling में there are certain types जो हमें सीखने हैं, and non probability sampling क्या होता है वो भी हमें सीखना है. तो सबसे पहले सैम्पलिंग में मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से. एवरीवन फुल कंसंट्रेशन ओवर हियर, बाद में लिखना, आई विल गिव यू द टाइम. यस, नाउ वी आर ऑन टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और यू कैन से रैंडम सैम्पलिंग. मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसको कहते हैं? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इज इक्वल, दैट्स समथिंग यू कॉल एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब फ्रेंड्स उसका मेन एग्जांपल, दैट इज द फर्स्ट मेथड इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. उसको मैं SRS भी बता सकता हूं, दैट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब उसका एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है फ्रेंड्स, कैन आई से लॉटरी. नाउ लॉटरी इज नथिंग बट कैन आई से द एग्जांपल ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. क्या कर रहे हैं लॉटरी वाले लोग, जितने भी आप जो टिकट लेके आते हो वो सारे टिकट्स को क्या कर देंगे, अंदर डाल देंगे, उसको पूरा आप शेक करके एक आप रेंडमली कोई एक पर्टिकुलर चिट निकाल रहे हो. तो कैन आई से एक चिट निकलने का, इनफैक्ट सारी चिट के पास बाहर आने का क्या है, इक्वल चांस है. सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. आप जब लेट से 50 में से कोई एक पर्टिकुलर सैंपल सिलेक्ट करते हो और 50 में से सबके सिलेक्ट होने के इक्वल चांस है, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो उसको मैं बोलूंगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के, जिसके अंदर सारे पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने के हर एक पॉपुलेशन यूनिट के पास क्या है, इक्वल चांस है. उसको मैं बोलूंगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब उसके बाद फ्रेंड्स अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रेटा वाइज चेंज हो गया. कल मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि मैं अगर 10 लाख फैमिली है टोटल, पांचों एरिया में मैं उसको सेग्रीगेट नहीं करता और 10 लाख फैमिलीज में से रफली मैं रैंडमली 10,000 फैमिलीज दे लेता. सो दैट वाज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. बट मैंने क्या किया, 10 लाख में से 2-2 लाख फैमिलीज को 5 स्टेटा में डिवाइड किया और हर 2 लाख में से मैंने 2-2 हजार सिलेक्ट किए. सो ये जो स्टेटा वाइज मैंने सैम्पलिंग किया उसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. कि सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ डेटा को आप 5 या 6 या जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो उसमें कर सकते हो, और उसके बाद उसमें से रैंडमली अगर आप सैंपल ले रहे हो, सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. उसके बाद है फ्रेंड्स सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. नाउ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एज वेल एज यू कैन से मिक्स्ड सैम्पलिंग. अब उसमें क्या होता है कि रैंडमली पहला जो नंबर होता है ना फ्रेंड्स, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, बाकी के सैंपल्स जो है वो अपने आप निकल के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मैंने आपको लिखा हुआ है कि आपको सैंपल इंटरवल का यूज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज दिस सैंपल इंटरवल? फ्रेंड्स लेट्स से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 50 है. इन 50 पॉपुलेशन यूनिट्स में से मुझे सैंपलिंग के लिए 5 यूनिट्स को निकालने हैं. सो आई एम इन नीड ऑफ 5 यूनिट्स. सो इस केस में मेरा सैंपल इंटरवल क्या हो गया, माय सैंपल इंटरवल इज नथिंग बट 50/5, दैट इज 10. सो सैंपल इंटरवल कितना हो गया मेरा, 10 का हो गया. अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग में मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो यूनिट मेरे को सिलेक्ट करना है सैंपल का वो मैं रैंडमली करूंगा, एंड बाकी सारे यूनिट्स किसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर दूंगा, सैंपल इंटरवल के हिसाब से. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स 50 में से मेरे को 5 यूनिट सिलेक्ट करने हैं. अब सबसे पहले लेट से मैंने एक यूनिट उठाया रैंडमली. अब ये रैंडमली उठाया जब मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब 50 में से कोई भी यूनिट आने का क्या था, इक्वल चांस था. लेट से मेरे हाथ में नंबर 3 आया. सो कैन आई से दिस 3 आई हैव सिलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस. अब फ्रेंड्स बाकी के अब 5 टोटल मेरे को सैंपल यूनिट्स निकालने थे, उसमें से एक यूनिट आ गया. अब बाकी के 4 यूनिट्स जो मुझे लेने हैं वो मैं किसके हिसाब से लूंगा, सैंपल इंटरवल के हिसाब से लूंगा. मतलब सैंपल इंटरवल कितना है, 10 का. तो अगर 3 रैंडमली आ गया है तो 13, 23, 43, सॉरी 33 एंड 43, 33 एंड 43 आर माय टोटल नंबर ऑफ 5 सैंपल्स. तो ये क्या हो गया, मैंने सिस्टमैटिक वे पे सैंपलिंग कर दिया, जिसको मैं मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलूंगा. कि इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी आ गया, मतलब जो 3 है वो मैंने रैंडमली लिया और बाकी के 4 सैंपल्स मैंने कैसे लिए, सैंपल इंटरवल की हेल्प से, दैट इज 10. तो जो आपका नंबर आए उसमें 10-10 का गैप रख के क्या ले रहे हो, आप बाकी के सैंपल्स ले रहे हो. सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ सिस्टमैटिक सैंपलिंग. क्लियर एवरीवन ऑन फर्स्ट 3 पॉइंट्स?
सबसे पहला था सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जो आप लॉटरी में से कोई एक टिकट निकालते हो, हर एक टिकट को बाहर आने का इक्वल चांस है। हाउसी आप खेलते हो, हर एक पॉइंट का बाहर आने का इक्वल चांस है, सो दैट इज अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हो, आप सारे पॉपुलेशन को 10 पार्ट में या 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हो और उसमें से अगर आप रैंडमली कोई भी सैंपल ले रहे हो तो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद सिस्टमेटिक सैंपलिंग में मैंने बताया इट इज एज गुड एज मिक्स्ड सैंपलिंग, कि सबसे पहला यूनिट है सैंपल का वो आप कैसे लेते हो, रैंडमली, और बाकी के 4 यूनिट्स के लिए आप किसका हेल्प लेते हो, सैंपलिंग इंटरवल का हेल्प लेते हो। दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ सिस्टमेटिक सैंपलिंग। क्लियर एवरीवन ऑन फर्स्ट 3 पॉइंट्स? नेक्स्ट फ्रेंड शुरुआत करते हैं क्लस्टर सैंपलिंग से। नाउ व्हाट इज दिस क्लस्टर सैंपलिंग? अब देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग एंड अ क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो, मुझे ये सारे स्टूडेंट्स के 12th के परसेंटेज जानने हैं, तो कहना इसे हर एक का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसके कारण कहना इसे द डेटा इज ऑफ हेट्रोजीनियस सब ग्रुप, मतलब कि आप सब में परसेंटेज अगर इक्वल हो तो मैं उसको होमोजेनियस डेटा बता सकता हूं, बट आप सबके परसेंटेज तो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो मैं बोलूंगा उसे हेट्रोजीनियस ग्रुप। अब उसको क्या कर दूंगा मैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा कि मैं 60%, 70%, 80% एंड 90% ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। और उसके बाद आप 60% में जितने भी आ रहे हैं, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स है उसमें से मैं थोड़े ले रहा हूं, 70 के जितने टोटल है उसमें से मैं थोड़े स्टूडेंट्स ले रहा हूं, 80 में से थोड़े, 90 में से थोड़े। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्लस्टर सैंपलिंग किया। उसमें थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले डेटा है उसको हेट्रोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। बिकॉज द डेटा इज इन अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, आई एम सपोज टू सिलेक्ट a random I am supposed to select a sample that is from that individual heterogeneous groups। जो 60, 70, 80, 90% वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप है, हेट्रोजीनियस डेटा है, उसमें से मैं अगर थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स ले रहा हूं एज अ सैंपल, दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ क्लस्टर सैंपलिंग। एंड द लास्ट वन इज फ्रेंड्स मल्टी स्टेज सैंपलिंग, जिसके अंदर फ्रेंड्स व्हेन द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज, तो उस केस में क्या करोगे, लेट्स से स्पीच है मोदी का, तो लेट्स से 10 लाख या 1 लाख लोग आए हैं। अब हर एक रो में से हमें थोड़े थोड़े पर्सन लेने हैं, या फिर आप थिएटर सिनेमा में देखो तो A to Z जो रोज होती है, हर एक में से अगर मुझे एक एक दो दो बंदे लेने, तो क्या करूंगा, पॉपुलेशन सबसे बड़ा है तो उसको मैं स्टेज वाइज जाऊंगा कि पहली 5 रोज में से मैं थोड़ा सैंपल ले रहा हूं, दूसरी 5 में से मैं थोड़े लोगों का सैंपल ले रहा हूं, लास्ट की 10 में से थोड़े लोगों का सैंपल ले रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलूंगा। ऐसा हम कब करते हैं, जब पॉपुलेशन साइज वेरी लार्ज होता है तब। सो ब्रैकेट में जो भी सारी चीजें लिखी है उसको लिख लेना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी या फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आएगी। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फ्रेंड्स, द 5 मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, उसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग, एंड द 5th वन इज फ्रेंड्स स्टेज वाइज सैंपलिंग, दैट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि सारे सैंपल्स है उसको सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। रैंडम सैंपलिंग में क्या होता था, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता था, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल वाज एज इक्वल्स टू दी अदर यूनिट्स। बट इसमें क्या होगा, कोई भी सैंपल को सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगा। नॉन रैंडम सैंपलिंग इसको मैं बताऊंगा। तो उसमें कौन कौन सी मेथड आती है, तो फ्रेंड जजमेंटल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। ना उसका मतलब क्या हुआ, जजमेंटल सैंपलिंग, उसको मैं डेलिब्रेट सैंपलिंग भी बोल सकता हूं, पर्पसिव सैंपलिंग भी बोल सकता हूं। अब क्या करेगा, जो भी सैंपलर है वो उसके खुद के जजमेंट के हिसाब से क्या कर देगा, सैंपल्स को सिलेक्ट कर देगा। तो उसको मैं नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलूंगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलूंगा, क्योंकि हर एक बंदे का सिलेक्ट होने का चांस क्या है, इक्वल नहीं है। मैं अपने के हिसाब से कि भाई मुंह देख के बता कि भाई ये ब्रिलियंट होगा ये नहीं होगा, तो इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको नहीं करता हूं, इसको करता हूं, इसको नहीं करता हूं, मेरे जजमेंट के हिसाब से जैसे जाता है, तो इसमें सैंपलर का क्या आ गया, बायस आ गया। सो हर एक पॉपुलेशन यूनिट को सिलेक्ट होने का चांस इक्वल नहीं है इस केस में, इसलिए मैं उसको नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलूंगा। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बोला जजमेंटल सैंपलिंग, उसको 2 और नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज डेलिब्रेट सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। एंड उसको उसमें क्या है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, personal judgment of a sampler plays a major role in that।
एंड द सेकेंड इज मोर और लेस द सेम विच इज अ कन्वीनियंट सैंपलिंग, कि इसमें भी सैंपलर अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से जब भी उसको कोई पर्टिकुलर सैंपल को सिलेक्ट करना है खुद की कन्वीनियंसी के हिसाब से करता है। अब ये सैंपलिंग का यूज कब होगा, जब आपको कॉस्ट बहुत ही कम इनकर करनी हो। तो क्या कर दोगे आप कि आप रैंडमली ठीक तरीके से सारे सैंपल लेने की जगह आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से सबसे लोअर कॉस्ट में जितने भी सैंपल आप कलेक्ट कर पाओ उतना करोगे। सो दैट इज अ कन्वीनियंट सैंपलिंग, जिसमें कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम इनकर करना पड़ता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन एब्सोल्युटली द कन्वीनियंस ऑफ द सैंपलर दैट विच आर द सैंपल्स he wants to collect from the population. So that is something you call another method of non-random sampling, non-probability sampling, which is a convenience sampling. And last is friends quota sampling. इसमें भी same as that कि quota पहले से fixed होते हैं कि इतने बंदों में से ही लेंगे या इतने बंदों में से ही लेंगे। So again इसमें judgmental या convenience part आ गया, it is the mixture of the same. So quotas are defined in advance और उसमें से क्या कर लेते हैं, sampler samples ले लेता है। So that is something you call as a quota sampling. So these three are the examples of नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कौन सी दो मेजर मेथड हो गई, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और यू कैन से नॉन रैंडम सैंपलिंग। एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड सैंपलिंग, दैट मिक्स्ड सैंपलिंग इज सेम एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से भी पहला सैंपल मैं ले लेता हूं और सिस्टमैटिक और एंड सैंपल इंटरवल की हेल्प से बाकी के सैंपल्स ले रहा हूं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी, so that is why it is termed as mixed sampling. So friends, three methods of sampling we have discussed here. Anybody is having any doubt, then do tell me, otherwise just copy down the same. गायत्री क्लासेस देख लो, ब्रैकेट में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या लिखा है मैंने ब्रैकेट में, जो डेटा है उसको मैं स्ट्राटा में डिवाइड कर देता हूं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। 10 लाख फैमिलीज को मैंने 2-2 लाख डिवाइड कर दिया, मणिनगर, पालडी, शाहीबाग, वस्त्रापुर, नारायणपुरा, कल जो मैंने सिखाया था। और उसमें से अगर मैं रैंडमली सैंपल ले रहा हूं तो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग में मैंने आपको बताया इट इज एज गुड एज सिस्टमेटिक सैंपलिंग शिमला, कि सबसे पहला जो सैंपल होता है वो आप रैंडमली लेते हो और बाकी के सारे सैंपल्स सैंपल इंटरवल के हिसाब से लेते हो। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और अ रैंडम एज वेल एज नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो उसको मैं बोलूंगा मिक्स सैंपलिंग, जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी सिस्टमेटिक सैंपलिंग के बाजू में। एंड क्लस्टर सैंपलिंग में मैंने आपको बताया दैट हेट्रोजीनियस सब ग्रुप में डेटा को डिवाइड कर दो। जब आपके पॉपुलेशन का जो स्टडी है उसमें सारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होमोजीनियस नहीं बट हेट्रोजीनियस है, मतलब सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तब आप ये क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हो कि सबसे पहले डेटा को हेट्रोजीनियस सब ग्रुप में डिवाइड कर दो, दैट इज 60% वाले स्टूडेंट, 70 वाले, 80 वाले एंड 90 वाले, और डिवाइड करने के बाद उसमें से आप रैंडमली ले लो सैंपल्स। सो दैट इज यू कॉल एज अ क्लस्टर सैंपलिंग, कि 60 वाले 2, 70 वाले 2, सबके 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेरे पास, रादर देन मैं अगर सारे स्टूडेंट्स में से रैंडमली लूंगा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 60% वाला कोई नहीं आया, 90 वाले 3 स्टूडेंट्स आ जाए या 6 स्टूडेंट्स आ जाए। सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ क्लस्टर सैंपलिंग।
फ्रेंड्स सिस्टमेटिक सैंपलिंग में जो मैंने सैंपल इंटरवल का एग्जांपल दिया है साइड में, वो भी कर देना कॉपी तो पता चल जाए। पॉपुलेशन साइज 50, उसमें से 5 आपको सैंपल सिलेक्ट करने हैं, तो सैंपल इंटरवल क्या हो गया 50/5 दैट इज 10 हो गया। एंड अकॉर्डिंगली फर्स्ट सैंपल आप रेंडमली सिलेक्ट करते हो और उसमें आप ऐड कर देते हो सैंपल इंटरवल, तो बाकी के 4 सैंपल्स आपने नॉन रैंडमली सिलेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ सैंपल इंटरवल। So that is a systematic sampling, or you can say mixed sampling.
Finished, everyone? कोटा सैम्पलिंग इज एज गुड एज जजमेंटल और कन्वीनियंट सैम्पलिंग आई कैन से पोरबंदर, कि जिसके अंदर क्या होता है कि कोटाज आर ऑलरेडी डिफाइंड. लेट्स से अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रामा देखने के लिए जाते हो तो वीवीआईपी होता है, फिर वीआईपी होता है, फिर जनरल क्लास होता है एंड फिर सेकेंडरी क्लास होता है. तो अकॉर्डिंगली पहले कोटा डिफाइन कर दिया, हर एक कोटा में से अगर दो दो बंदे लिए, सो दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ कोटा सैम्पलिंग, जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से रैंडम सैम्पलिंग नहीं था, हर एक बंदे का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल नहीं था. सो दैट इज व्हाई फ्रेंड्स इट इज अंडर अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसके अंदर कोटाज आर ऑलरेडी फिक्स्ड इन एडवांस एंड सैम्पलर अकॉर्डिंगली कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम दोज सिलेक्टेड कोटा. क्लियर? Okay friends, now related to this terminology friends, simple random sampling जो मैंने आपको बताया, जिसको आप SRS बोल सकते हो, उससे related there are two aspects, that is SRS WR and SRS WO. फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. अब विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्क क्या है कि विथ रिप्लेसमेंट में द सिंपल पॉइंट, जैसे ही आपने पर्टिकुलरली कोई एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से रैंडमली एक सैंपल लेते हो. अब ये जो आपने रैंडमली सैंपल लिया वो सिलेक्टेड यूनिट्स, अगर नेक्स्ट जब आप सेकेंड यूनिट लेना चाह रहे हो तो सेकेंड यूनिट लेने से पहले पहला जो सिलेक्ट किया गया यूनिट है उसको वापस अगर आप अंदर रख देते हो तो उसको क्या बोलोगे आप? सैंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, कि जिसके अंदर आपने सिलेक्टेड यूनिट क्या कर दिया? वापस अंदर डाल दिया. तो इधर सेकेंड टाइम भी आप जब सैंपल ले रहे हो तो उस टाइम वही का वही सैंपल आए उसके चांसेस है. सो रिपीटेशन इज पॉसिबल ओवर हियर. सो व्हाट आई एम डूइंग कि भाई लेट्स से हम कोई गेम भी खेल रहे हैं, तो अगर हमने कोई एक बंदे को उठाया और उसका हमने बोला कि भाई चलो आपको आंसर देना है, फिर अगर उसने आंसर दे दिया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? हम उसको निकाल नहीं दे रहे हैं, उसको वापस गेम में अंदर रखते हैं. सो दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. हाउसी कभी खेली है तो उसमें भी आपको मालूम होगा कि लेट्स से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड फुल हाउस, अगर ऐसे प्राइजेस होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से जिसका फर्स्ट लाइन लगा, दो मेथड होती है, अगर उसको एक बार प्राइज लग गया तो उसको फिर गेम में से निकाल दिया, उसको दूसरा कोई प्राइज नहीं मिल सकता, तो उसको मैं बोलूंगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो गेम में आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसको फुल हाउस लगने का भी चांस है, तो क्या करते हैं? उसका टिकट कंटिन्यू रहता है और वो गेम खेलना चालू रखता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सिलेक्टेड यूनिट्स आर पुट बैक इनटू द पॉपुलेशन बिफोर सिलेक्टिंग अनदर यूनिट. सो उसको बोलेंगे SRS WR. इसमें रिपीटेशन इज पॉसिबल. ऐसा हो सकता है कि जो बंदे को फर्स्ट लाइन का प्राइज मिला था उसको ही सेकंड फुल हाउस का प्राइज भी या फर्स्ट फुल हाउस का प्राइज भी मिल सकता है. सो रिपीटेशन इज पॉसिबल हियर. एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी ड्रॉन आर n⁻n, दैट इज पॉपुलेशन साइज कैपिटल N रेज टू सैंपल साइज. इतने सैंपल आप ड्रॉ कर सकते हो. सो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, कैपिटल N रेज टू n. SRS WR and SRS WOR में क्या है? विदाउट रिपीटेशन. सो सिलेक्टेड यूनिट्स रिमूव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बिफोर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट यूनिट. मतलब कि जिसको प्राइज लगा उसको फिर क्या कर दिया आपने? एक बार प्राइज लगा उसको निकाल दिया, ही इज नॉट और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्राइजेस. सो दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. यू आर रिमूविंग दैट यूनिट from the population data before selecting the second unit. So it is the same here. Repetition is not possible. एक बंदा जिसको सिलेक्ट किया उसको ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं, तो रिपीटेशन इधर नहीं होगा. टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स दैट यू कैन ड्रॉ इज NCN. आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखा हुआ है, NCR NPR. So this is nothing but combination. NCN will be the formula, capital N C small n. So these two are the new terms which are related to simple random sampling. इसके ही दो पार्ट है, वो ध्यान रखना. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही आएगा और हर एक यूनिट को सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल है, वो हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. बट इसके दो सब पार्ट्स है, SRS WR एंड SRS WOR. कॉपी दिस डाउन. उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से शुरुआत कर रहे हैं.
Yes friends, moving ahead, the next point we are supposed to discuss now is standard error. Now standard error क्या है? आपका sampling में जो भी error आ रहा है, whenever you are selecting a sample और population में से sample select करने में जो भी standard deviation आ रहा है, that standard deviation is something that you call as standard error. तो क्या लिखा हुआ है? Standard deviation of a sample statistics obtained from sample observation, that is something you call as a standard error. It is nothing but standard deviation. Standard deviation क्या है? आपने सीखा हुआ है already measures of dispersion में कि भाई जो भी आपका डेटा है उसमें x बार से जो एवरेज होता है उससे बाकी के सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी दूर है उसका जो एक वैल्यू निकालते हो, दैट इज समथिंग यू कॉल एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट दीज आर द ऑब्जर्वेशन व्हिच आर डेविएटिंग फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डेटा. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, आपने जो सैंपल लिए उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन, उसको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड एरर. और ये स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से आप सैंपल जो आपने लिया हुआ है उसका प्रिसीजन फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई आपने सारे डेटा में से जो सैंपल लिया है क्या वो सैंपल एग्जैक्टली आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितना भी एरर आ रहा है उसका मतलब आपका सैंपल पॉपुलेशन से उतना रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उतनी एरर है उसमें, उतना डेविएट कर रहा है. सो क्या बोल रहे हैं? इट इज अ मेजर ऑफ प्रिसीजन अचीव्ड बाय सैंपलिंग. ये सैंपलिंग टेक्निक जो भी आपने यूज की, ये जो आपने सैंपलिंग किया उसमें प्रिसीजन कितना था? अगर स्टैंडर्ड एरर नील है तो मतलब कि आपका सैंपलिंग परफेक्ट है, इट इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन. बट अगर आपका स्टैंडर्ड एरर आ रहा है उसका मतलब देयर इज सम डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय दिस सैंपल. सो स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला फ्रेंड्स, दीज आर द फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू मग अप. क्या है फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? दैट इज standard deviation upon formula of standard error, that is standard deviation upon square root n for sample random sampling with replacement. that is जब sample random sampling क्या होता है फ्रेंड्स? फाइनाइट होता है. बट जब सैंपल इनफाइनाइट होता है. बट ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट में कैपिटल N माइनस एन अपॉन कैपिटल N माइनस 1. ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब सैंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है. इन दोनों केस में अजम्पशन क्या है? व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन. जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास होता है उस केस में आप स्टैंडर्ड एरर इस तरीके से फाइंड आउट करते हो. बट अगर आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप s यूज करोगे एंड n की जगह क्या आ जाएगा? n-1 आ जाएगा, विच इज s अपॉन स्क्वायर रूट में n-1 for simple random sampling with replacement, and for without replacement it is s upon square root n ही है इसमें into capital n minus n upon capital N minus 1 again square root में. So these are the formulas of standard errors which you need to mug up. Just the thing is इधर सेम ही है. जब ये अब आपको क्वेश्चन ही होगा कि सर इधर कैपिटल N माइनस एन इंटू अपॉन कैपिटल N माइनस 1 स्क्वायर रूट में आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो उसका एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है फ्रेंड्स, that this is known as FPC, which you can call as finite population correction. मतलब कि जब आपका पॉपुलेशन फाइनाइट हो, जब आप उसको गिन सकते हो, when it is countable, just multiply the same. बट अगर ये इनफाइनाइट ही है, पॉपुलेशन आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो इट इज एज गुड एज 1, तो फिर इधर कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर द इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है तो उस केस में आप क्या करोगे? इसको रिप्लेस कर दोगे 1 से, तो यही का यही फॉर्मूला रहेगा. बट जब पॉपुलेशन फाइनाइट है, इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन, दैट इज अ काउंटेबल पॉपुलेशन, यू आर सपोज टू डिडक्ट द सैंपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में से 1 माइनस कर दो, उसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आता है उसको आपको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करना है. अदर फॉर्मूला रिमेन सेम. So whenever it is infinite, it is as good as 1. So no need to multiply the same. Here also it is infinite. इधर फाइनाइट है फ्रेंड्स, तो उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल N माइनस स्मॉल n वाला जो फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लीकेशन में लाना पड़ेगा. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर स्टैंडर्ड एरर. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, सिर्फ कॉपी कर दो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. जस्ट कॉपी डाउन द सेम. मॉड्यूल्स लेके आए हो सब लोग? होपफुली यस. सेंटर के पास मॉड्यूल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का.
at least with few students, or no? जम्मू इज हैविंग द सेम, गांधीधाम के पास भी है, शिमला के पास भी है, पोरबंदर ना चले, इतने सारे स्टूडेंट है, एक भी मॉड्यूल नहीं है, हिम्मतनगर के पास भी नहीं है, अमरेली के पास, हिम्मतनगर के पास भी है, वापी के पास भी है, अमरेली, वाराणसी, सबके पास है एक्सेप्ट पोरबंदर। पठानकोट एंड पोरबंदर उनके पास नहीं है, पोरबंदर को मिल गई लगती है, अब है कर रहे हैं। कोई नहीं, पठानकोट तो घर जाके देख लियो, 3 क्वेश्चन आज जो मैं करवाने वाला हूं। मैग्रो हिल है सबके पास? Guys, over here it will be -1 only, huh? Square root में when population standard deviation is not defined.
Yes, friends, come on to question number 1 of the module now, page number 15.8. Everybody open up module, page number 15.8, illustration number 1. क्या बोला हुआ है? अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस द फॉलोइंग यूनिट्स ए बी सी डी एंड ई. ड्रॉ ऑल द पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट. सो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन में कौन कौन से वैल्यूज है? ए बी सी डी एंड ई. एंड आपको साइज 3 सैंपल बताने हैं विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट. इस केस में कैन आई से इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन कितने का हो गया? 5. उसमें से साइज 3 सैंपल लेना है, तो आपका स्मॉल एन कितना हो गया? 3. अब विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था? कैन आई से एन सी एन विच इज 5c3. 5c3 कितना होगा फ्रेंड्स? 10 होगा. तो देयर विल बी 10 samples without replacement of size 3. कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई. तो you have all 3 numbers. So A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E. Then BCD, BCE, BDE and CD and E. So this is without replacement. You can say that जो यूनिट एक बार ले लिया है उसको हम वापस नहीं रख रहे हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट वुड बी द आंसर? ये 5 पॉपुलेशन का है, उसमें साइज 3 का सैंपल लेना है. विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? NCN वाला. सो क्या हो गया? 5C3 हो गया. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने आएंगे? 10. कौन से ग्रुप में आएंगे? दिस इज द ग्रुप ABC, ABD, ABE, देन ACD, ACE, देन ADE. तो पहले तो 6 तो उसके ही आ गए, उसके बाद BCD, BCE, BDE, तो और 3 हो गए, और उसके बाद CD and E, the last one. So these are the population that you are generating. पेज नंबर है 15.8, illustration number 1, हिम्मतनगर. क्लियर एवरीवन? फिर दूसरा क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर्स, दैट इज 1, 5 and 3. ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. सैंपल साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर विथ रिप्लेसमेंट कंसिडर करें तो कैन आई से कैपिटल N रेज टू N इज द फॉर्मूला. सो 3 रेज टू 2 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल N क्या है? 3 है पॉपुलेशन, सैंपल साइज क्या है? 2. सो 3 रेज टू 2 करोगे तो कितना आएगा? दैट विल बी 9. अब 153 में विथ रिप्लेसमेंट आप कौन से 9 आप ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो? 9 ऑब्जर्वेशंस विथ रिप्लेसमेंट. तो फ्रेंड्स, यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट पेज, उन लोगों ने टेबल दिया हुआ है, उसमें दीज आर दी 9 पॉपुलेशन और सैंपल साइज ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट. सो विथ रिप्लेसमेंट है तो एक का एक वापिस रिपीट भी हो सकता है. सो 111513, 515553, 313533, these are the 9 units of size 2 samples. एंड उसका अगर आप सैंपल मीन देखो लास्ट कॉलम में, तो कैसे निकाला हुआ है? सैंपल मीन इज नथिंग बट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 2. जो भी 2 वैल्यूज है उसका समेशन कर दो. तो 1 and 1 है तो 2/2 कितना होगा? 1. उसके बाद 1 and 5 है तो 1 + 5 कितना होगा? 6. 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 3.
then 1 and 3, तो 1 plus 3, 4 divided by 2 कितना होगा 2, and so on. So 6 upon 2, 10 upon 2, 8 upon 2, 4 upon 2, 8 upon 2 and 6 upon 2, considering they have found out the sample mean. पता चल रहा है सबको? everybody? ओके क्या पता नहीं चला वापी? इन तीनों को आपको उसमें से आपको 9 साइज 2 के सैंपल्स निकालने हैं, तो आप कौन कौन से निकाल सकते हो? तो इट इज सिंपल, 1 1 1 5 1 3, ये तीन आ गए. उसके बाद 5 1 5 5 5 3, ये तीन आ गए, एंड 3 1 3 5 3 3. सो ये टोटल क्या हो गया? 9 ऑब्जर्वेशंस आपको मिल गए, साइज 2 सैंपल्स, दैट इज विथ रिप्लेसमेंट, क्योंकि 1 and 1 भी आ रहा है एंड 5 and 5 भी आ रहा है. इट इज विथ रिप्लेसमेंट, 1 5 भी है, 5 1 भी है. सो इट इज पॉसिबल. एक बार आपने लिया फिर आपको उसको वापस रखने का नहीं है. सो दीज आर द 9 टोटल नंबर ऑफ साइज 2 सैंपल्स. उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप टेबल में देख रहे हो, आपको सैंपल मीन फाइंड आउट करना है. अब सैंपल मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? लेट्स से इसका सैंपल मीन फाइंड आउट करना है 1 and 5, तो उसका टोटल क्या होगा? 1 plus 5 divided by 2, so that is 3 will be your answer. सिमिलरली इसका निकालना है तो क्या करोगे? 3 plus 3 divided by 2. फॉर्मूला क्या है फ्रेंड? सिग्मा xi अपॉन n. फॉर्मूला मालूम है? तो जो वैल्यूज होती है उसका टोटल कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर केस में कितने हैं? साइज 2 के. सो 2 से डिवाइड कर दो और जो भी वैल्यूज है उसका टोटल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सैंपल मीन मिल जाएगा. अब फ्रेंड्स नीचे वाले टेबल में आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपको. पता चला अब शिमला वाराणसी? ओके अब नीचे वाले टेबल में देखो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. अब इसको प्रोबेबिलिटी में डिवाइड कर दिया. ऊपर देखो आप x बार लिखा हुआ है. अब सैंपल मीन का कॉलम देखो, लास्ट कॉलम जो अभी हमने फाइंड आउट किया उसमें सैंपल मीन का कॉलम देखो, उसमें कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 4 और आइदर 5. ये 5 में से कोई आंसर आ रहा है. तो नीचे वाले टेबल में देखो 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया है उन लोगों ने. उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी कौन सा? तो आप देखोगे 1 टोटल कितनी बार आया? ऊपर का पूरा देखो, सैंपल मीन वाला जो लास्ट कॉलम है पूरा कॉलम देखो, 9 में से 1 कितनी बार आया? एक ही बार आया. तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? नीचे आप देख सकते हो 1/9. फिर 2 कितनी बार आया? तो आप देख सकते हो 1 and 2, 2 टाइम्स आया है 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 2/9. 3 कितनी बार आया? तो आप देख सकते हो सेकेंड केस में, फोर्थ केस में एंड लास्ट केस में इट हैज रिपीटेड 3 टाइम्स. सो 3/9 क्या हो गया उसका प्रोबेबिलिटी. 4 कितनी बार आया? अगेन 2 टाइम्स आप देख सकते हो, 6th में और 8th में. सो 2/9 4 का प्रोबेबिलिटी. एंड 5 एक ही बार आया है, दैट इज 5 में, 5th में. सो दैट इज 1/9. सबका समेशन कर दोगे तो टोटल क्या आएगा फ्रेंड्स? 1. Why it will be 1? Because it is a simple random sampling. Chance of or probability of getting selected is equal. So that is why उन सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा. पता चला सबको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट किया हुआ है? एवरीवन कन्विंस्ड? फटाफट रिप्लाई करो एवरीबॉडी. यस. ओके उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट 2 में आ जाते हैं. ये क्या था? विथ रिप्लेसमेंट था. अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? NCN इज द फॉर्मूला. NCN. अब NCN क्या है? N कैपिटल N 3 है, N स्मॉल n कितना है? 2 है. 3C2 कितना होगा? 3 होगा. तो ये 3 कौन से रिप्लेसमेंट, कौन से साइज 2 सैंपल्स होंगे जिसका रिपीटेशन ना हो, रिप्लेसमेंट ना हो, विदाउट रिप्लेसमेंट? तो 1 5 एंड 3 है फ्रेंड्स. कैन आई से 1 5 आएगा, 3 5 आएगा एंड द अदर वन इज 1 3 आएगा. These 3 are the only size 2 samples without replacement. 1 5 and 3 में से कैन आई से आप इतना ही निकाल सकते हो, 1 5 3 5 एंड 1 3.
अब इसका अगर आपको सैंपल मीन फाइंड आउट करना है तो कहना इसे इसमें होगा 3, इसमें होगा 4 एंड इसमें होगा 2। कैसे? 5 + 1 6/2 3, 3 + 5 8/2 4 एंड 1 + 3 4/2 कितना हो गया 2। आप देख सकते हो वहां पे दिया हुआ है। अब इसका प्रोबेबिलिटी भी देखना है तो कैसे कर सकते हो? 3 कितनी बार आया? 3 4 एंड 2 दैट इज x बार। इसका प्रोबेबिलिटी देखना है तो 3 कितनी बार आया? 1 टाइम, सो 1/3। 4 भी एक बार आया एंड 2 भी कितनी बार आया? एक बार आया। 1/3 1/3 1/3 टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1 हो गया। So that is how you have found out the probability. Now friends, come on to next page, that is question number 3, important question. अब इसमें क्या बोला हुआ है? कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फॉर द लास्ट प्रॉब्लम। अब जो ये लास्ट प्रॉब्लम था उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन। ऑब्टेन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन by applying 15.8 and show that they are equal। अब 15.8 की बात करें तो ये सारे फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ये वाले फॉर्मूला से फाइंड आउट करो दैट दे आर ट्राइंग टू से। अब हम लोग सीधा सॉल्यूशन में आते हैं। अब सॉल्यूशन में फ्रेंड्स सबसे पहला कौन सा है? विथ रिप्लेसमेंट। उसमें पहला जो पोर्शन है जो आप देख सकते हो सम फर्स्ट हाफ अ पेज, उसके बाद डैश डैश करके पॉइंट नंबर 1 लिखा है, वहां तक आप छोड़ दो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप देखोगे तो क्या बोला है? सिंस द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 3 यूनिट्स दैट इज 1 5 एंड 3 वी मे टेक x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 5 एंड x3 इज इक्वल टू 3। तो उसका x बार क्या होगा? कहना इसे सिग्मा xi अपॉन n होगा उसका x बार। नीचे ढूंढा हुआ है म्यू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अल्फा अपॉन कैपिटल एन। अगर आपको याद है तो पैरामीटर वाला हमने टर्म देखा था लास्ट सेशन में, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था दैट सिग्मा एक्स आई अपॉन स्मॉल एन की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अल्फा अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। अब इसमें सिग्मा एक्स अल्फा तो कहना इसे तीनों का टोटल हो जाएगा दैट इज 1 + 5 + 3, सबका टोटल कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन कितना है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज 3, 1 5 एंड 3। तो 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल गया? x बार मिल गया 3। अब फ्रेंड्स उसके नीचे आप देखो पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड आउट किया है। अब पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? कहना इसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएंस। वेरिएंस का नॉर्मल क्या फॉर्मूला आप सीखे हुए हो? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। बट इसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अल्फा माइनस एक्स बार हो जाएगा और यू कैन से सिग्मा एक्स अल्फा माइनस म्यू हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर अपॉन एन आएगा। तो आप क्या करो, हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार आपको माइनस करना है। इट इज नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार ओनली। तो 1 इसका एक्स बार कितना हमने 3 फाइंड आउट कर लिया। सो 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस। तो आपको वेरिएंस कितना मिल गया? 8/3 मिल गया। You got this point? तो x बार कितना आया? 3। वेरिएंस कितना आया? 8/3। फ्रेंड्स अगर वेरिएंस 8/3 है तो कहना इसे स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में 8/3 हो जाएगा। यस और नो? तो अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है उस केस में तो हाउ विल आई बी एबल टू फाइंड आउट द सेम? फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? This one is the formula. Can I say that? Because we are talking about with replacement. Yes or no? With replacement की हम बात करें so कौन सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने का? That is standard deviation upon square root n. अब देखो इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट n मुझे फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फाइंड आउट कर दिया। यस क्यों? वेरिएंस मैंने फाइंड आउट कर दिया 8/3। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? कहना इसे स्क्वायर रूट में 8/3 हो जाएगा। यस और नो? तो मुझे फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला है दिस अपॉन दिस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मुझे मालूम पड़ गया, स्क्वायर रूट में 8/3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में स्मॉल n लिखूंगा। स्मॉल n कितना है? कहना इसे सैंपल साइज विच इज 2।
तो इधर मुझे स्क्वायर रूट में 2 लिखना है। अब इसका आंसर क्या है, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं उसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 8/3 इंटू, अगर ऊपर ले जाऊं तो कहना इसे 1/√2 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊं तो कहना इसे आई कैन राइट डाउन द सेम इन सच अ वे, इसका इनवर्स हो जाएगा अगर ऊपर ले जाऊं तो। अब अगर उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो फ्रेंड्स 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। यस और नो? द आंसर इज यस। आप देख सकते हो कैलकुलेटर में, आप देखो स्क्वायर रूट 8 का वैल्यू निकालो और आपको जो वैल्यू मिले वो एग्जैक्टली 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जितना होगा। दैट इज आप 2 का स्क्वायर रूट निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो आंसर आ रहा है वो 8 के स्क्वायर रूट के आंसर जितना ही होगा। सो दिस इज द सेम थिंग। सो मैं स्क्वायर रूट में 8 की जगह लिख सकता हूं 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायर रूट 3 कर देता हूं, क्योंकि ये तो 3 तो स्क्वायर रूट में ही है, ये तो मैंने सिर्फ 8 का सिंप्लीफिकेशन किया, 3 का कुछ नहीं किया, तो उसको स्क्वायर रूट में ही रहने दिया, इनटू 1/√2 आएगा। अब स्क्वायर रूट टू चला जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? 2/√3 is the standard error for the given data with replacement. This formula. समझ में आया सबको? कैलकुलेशन में आप देखो 8 का स्क्वायर रूट जितना होगा एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगा आपका 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो मैंने 8 को इधर सिंपलीफाई कर दिया एंड अकॉर्डिंगली व्हाट आई हैव डन, मैंने कैंसिलेशन करके द फाइनल फिगर आई हैव फाउंड आउट इज 2/√3। क्लियर છે બધાને? એવરીબડી ઇઝ ક્લિયર વિથ ધીસ? all these centers? चलो पठानकोट के पास मॉड्यूल नहीं है फिर भी क्लियर है, सो दैट्स गुड। अमरेली क्लियर, पोरबंदर, अदर सेंटर्स? ओके, सो ये हो गया आपका विथ रिप्लेसमेंट। अब फ्रेंड्स आपको विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो क्या करोगे आप? फ्रेंड्स कहना इसे, अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो इस केस के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट n इनटू इन ब्रैकेट n कैपिटल N अपॉन माइनस n एंड कैपिटल N माइनस 1। दिस फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज। अब आपके पास फ्रेंड्स वैल्यूज है ऑलरेडी, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी है, n का भी है, कैपिटल N आपके पास है 3, स्मॉल n है आपके पास 2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर दिया है स्क्वायर रूट में 8/3। सो टेल मी इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल फिगर क्या आएगा? तो फ्रेंड्स आप इसको सिंपली सॉल्व करने जाओगे तो ये इक्वेशन तो आएगा ही आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट n तो है ही, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कैपिटल N दैट इज 3 माइनस स्मॉल n दैट इज 2 अपॉन कैपिटल N दैट इज 3 माइनस 1। सो ये सब सेम टू सेम ही होगा और इसके हिसाब से फाइनल आंसर ये आएगा, बट उसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में 1/2 से। सो अगर आप उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट में 2/3 विल बी योर आंसर। Clear everyone? Question number 3.
चलो अब लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, yes friends, so now let's talk about the last topic for the day, that is estimation. अब estimation को आपको समझ लेना है, उसके बाद इस सेशन में एक आध क्वेश्चन और बाकी के कल के लास्ट सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चन ही करेंगे बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। वही कॉन्फिडेंस इंटरवल के कुछ पॉइंट्स इधर हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, कल के सेशन में वो आएगा। बट आज के सेशन में फ्रेंड्स एस्टिमेशन और यू कैन से एस्टिमेटर, व्हाट इज दैट। अब सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको जो इनिशियली जो मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों की रिचनेस का और ब्राइटनेस का, उसमें मैंने आपको 3 प्रॉब्लम समझाए थे। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा था, टू ड्रॉ अ सैंपल। दूसरा कौन सा था, टू एनालाइज द सैंपल और टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन from that or to estimate the population parameter from that sample, and the last one was to conclude or to decision making was the 3 problems that I was facing. अब naturally सबसे पहले तो मैं sample कौन सा लूं, हाउ टू ड्रॉ अ सैंपल मुझे वो डिफाइन करना था। मेरे लिए फर्स्ट प्रॉब्लम वो था, तो मैंने सिंपल से फेस उठा के ले लिया सैंपल। अब ये सैंपल का जो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, जो आंसर्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर से मैं प्रेडिक्ट कैसे करूंगा पॉपुलेशन पैरामीटर। So that is something you call as estimate. जो मेरा second problem था, it is nothing but estimation. तो when a statistics is used to predict the population parameter, it is called an estimator. और ये जो prediction के साथ आपको जो value मिलता है, that is nothing but you call as estimation. So again repeating, statistics जो use होता है टू प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर को प्रेडिक्ट करने के लिए आप जो स्टैटिस्टिक यूज करते हो उसको एस्टिमेटर बोलते हैं, और वो मेथड यूज करके आपको जो अल्टीमेटली वैल्यू मिलता है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट एस्टिमेशन। फ्रेंड्स इट इज एज सिंपल, ये तो अपना टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, बट सिंपली जैसे मैंने आप लोगों के बच्चों के से जो आंसर लिया था, अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर अपने पास तो गाड़ी है, मर्सिडीज पड़ा है, वो बोले भाई अपने तो साइकिल पे आते हैं। कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अपने तो 90% नहीं 110% भी आ सकते हैं, बट अपने मेहनत कम करके 90 लाते हैं। कुछ बोलते हैं 60% के वांदे हैं। तो इसके ऊपर से अल्टीमेटली मुझे करना क्या पड़े, ये जो आप मुझे आंसर दे रहे हो उसके ऊपर से मुझे एक एस्टिमेशन तो लेना पड़े कि भाई सारे स्टूडेंट का कैलिबर क्या होगा या रिचनेस का लेवल क्या होगा। तो ये जो एस्टिमेशन का एक्टिविटी करता हूं उसको मैं एस्टिमेटर बोलूंगा, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके। बट उसके ऊपर से मैं जो वैल्यू आइडेंटिफाई करता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, एस्टिमेशन बोलूंगा। एंड उसके ऊपर से फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल का दिया हुआ है, पेज नंबर 15.16 पे।
लास्ट क्वेश्चन है, एवरीवन फोकस ऑन इट, पेज नंबर 15.16, क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करें। Illustration number 4, page number 15.16. Where are the other students? Amreli? Okay. क्या बोला हुआ है? A random sample of size 5 is taken from a population containing 100 units. अब फ्रेंड्स 100 यूनिट्स में से जो सैंपल साइज है उसमें से मैंने कितने सैंपल ले लिए? 5। 100 इज द पॉपुलेशन साइज, उसमें से मैंने सैंपल ले लिए 5 यूनिट्स का। इट इफ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस आर 10, 12, 13, 7 एंड 18, अब ये जो मैंने सैंपल ऑब्जर्वेशन लिए उसका वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड आउट एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। तो इसके ऊपर से पॉपुलेशन मीन का क्या करो आप, एस्टिमेशन दो। एंड सेकेंड पॉइंट, एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ सैंपल मीन। तो आपने ये जो सैंपल मीन फाइंड आउट किया उसमें से स्टैंडर्ड एरर का आपका एस्टिमेशन क्या है वो फाइंड आउट करो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक्स बार फाइंड आउट करना है तो मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है एक्स बार का, दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्या ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं सैंपल के लिए? स्टैटिस्टिक जो लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था उसके लिए एक्स बार का फॉर्मूला यही था, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है फ्रेंड्स? कैन आई से सैंपल कौन कौन से? 10, 12, 13, 7 एंड 18। सबका टोटल कितना हो रहा है? 18, 12, 30, 40, 50 एंड 60 हो रहा है, तो दैट इज 60 अपॉन 5। आंसर क्या आ गया? 12 इज नथिंग बट माय आंसर नंबर 1, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन भी कुछ इस हिसाब से होगा, दैट इज 12। अब मुझे एस्टिमेशन देना है स्टैंडर्ड एरर का बेस्ड ऑन दिस सैंपल मीन। तो वो एस्टिमेशन कैसे दे सकते हैं हम? अब वो एस्टिमेशन में विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों तरीके से अगर देना चाहूं तो सबसे पहले मैं वेरिएंस फाइंड आउट करूंगा। अब वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स? उसका फॉर्मूला है अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, और यू कैन से एस स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला था, दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। और दूसरा भी फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, आपको मालूम है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर भी फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला पॉसिबल है। लेट्स से वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो हर एक x जो है आपका उसका स्क्वायर कर दो। तो 10 का स्क्वायर है 100, प्लस 12 का है 144, 13 का है 169, 7 का है 49 एंड 18 का है 324। लेट्स से ये हमने स्क्वायर ले लिया, उसको डिवाइड कर दो n से, दैट इज 5 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार कितना है अपने पास? 12 है ऑलरेडी, सो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो रहा है? टोटल डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 157.2 माइनस 12 का स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स? 144, तो कितना होगा? द आंसर इज 13। तो ये क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर आ गया, दैट इज वेरिएंस आ गया। देयरफॉर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और यू कैन से एस और यू कैन से ये फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो क्या हो रहा है? 3.633 आ रहा है। 3.63 will be the answer. Yes, everyone. Now friend, इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे so as to find out the standard error? Now in this case population standard deviation is unknown. हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया फ्रेंड्स, इट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, इट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन।
पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपके पास पॉपुलेशन ही था, 1, 5 एंड 3 वाज नथिंग बट पॉपुलेशन ओनली, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन था आपके पास, इसलिए स्टैंडर्ड एरर के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज किए थे। इस बार आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, तो सो एज टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड एरर यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों के फॉर्मूला है आपके पास। लेट्स से विद रिप्लेसमेंट की बात करें सबसे पहले, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला दैट इज s अपॉन स्मॉल n माइनस 1। सो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है s अपॉन स्मॉल n माइनस 1। वो कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, s अपने फाइंड आउट किया दैट इज 3.63 अपॉन स्मॉल n कितना है 5 है सैंपल माइनस 1। सो 3.63 अपॉन स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 4 इज नथिंग बट 2, so 3.63 upon 2, what is your answer? This is nothing but standard error. $1.82 आ रहा है, एंड दिस इज फ्रेंड्स ध्यान रहे विथ रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में जाना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड एरर का, कैन आई से s अपॉन स्क्वायर रूट n माइनस 1 इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा, कैपिटल N माइनस 1। इस केस में s आपको मालूम है 3.63 अपॉन स्क्वायर रूट n माइनस 1 कितना होगा 5 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 5 100 माइनस 1 स्क्वायर रूट में, तो इसका आप फाइनल वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू तो आपको मालूम है 1.82 इंटू स्क्वायर रूट में 95 अपॉन 99 करो, इसका जो स्क्वायर रूट है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कुछ मिल जाएगा 1.78, विच विल बी द स्टैंडर्ड एरर विदाउट रिप्लेसमेंट। गॉट इट ऑल दी सेंटर्स? Now फ्रेंड्स ये जो आपका फॉर्मूला है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन। अगर आपको स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रपोर्शन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और प्रपोर्शन के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज पी क्यू अपॉन एन, दिस इज विथ रिप्लेसमेंट, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में इट इज प्रपोर्शन का फॉर्मूला पी क्यू अपॉन एन इंटू एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूलाज आर फॉर प्रपोर्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी आप जो बोल रहे हो। अब 10 में से अगर 3 सिलेक्ट कर रहे हो सो प्रपोर्शन कितना है 3 अपॉन 10 है, सो दैट इज ये है स्टैंडर्ड एरर मीन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने का। इसमें स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन का फाइंड आउट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर सपोज टू यूज, स्टैंडर्ड एरर फॉर प्रपोर्शन पी क्यू अपॉन एन विथ रिप्लेसमेंट में, एंड एस आर एस डब्ल्यू ओ आर में आएगा पी क्यू अपॉन एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस 1।
फ्रेंड्स जैसे हमने आगे वाला सम सॉल्व किया, इसमें अगर आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? P इज लेट से सैंपल आपने सिलेक्ट किए 100 में से 5, सो P इज 5/100, सो Q ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 95/100 हो जाएगा. दैट इज कैन आई से Q इज नथिंग बट 1 माइनस P ओनली. सो दोनों का अगर आप समेशन करोगे P इंटू Q हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स? इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ही होगा. P इंटू Q विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. सो योर Q विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 माइनस P. तो आगे वाले क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो 100 में से 5 का सैंपल ले रहे हो तो 5/100 अगर आप P कंसीडर कर रहे हो तो Q कितना होगा? 95/100 होगा. दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से 1 ही होगा. नहीं, उसमें अननोन या नोन कुछ नहीं आएगा. अमरेली, पोरबंदर, डोंट वरी. उसका एक सिंपल सा सम है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 15.17. हमने इलस्ट्रेशन 4 देखे, उसके बाद 5th इलस्ट्रेशन देख लो. छोटा सा इलस्ट्रेशन क्या दिया हुआ है उसमें? अ रैंडम सैंपल ऑफ 200 आर्टिकल्स टेकन फ्रॉम अ लार्ज बैच ऑफ आर्टिकल्स कंटेन्स 15 डिफेक्टिव आर्टिकल्स. अब 200 का पॉपुलेशन है, उसमें से डिफेक्टिव आर्टिकल्स कितने हैं? 15. What is the estimate of the proportion of the defective articles in the entire batch and what is the estimate of the sample proportion of defective articles? तो फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है, अब आपको पूछा हुआ है सबसे पहले एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन, तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर दोगे? कहना इसे P जो 5/100 किया, इस केस में P क्या हो जाएगा? एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन कितना हो जाएगा? 15/200 हो जाएगा. जो भी आंसर आ रहा है आपका दैट इज 0.075 आ जाएगा. बट अगर फ्रेंड्स आपको उसी केस में अगर स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज PQ/N. तो उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करोगे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो स्टैंडर्ड एरर? नाउ अगर विथ रिप्लेसमेंट फ्रेंड्स हम कंसीडर कर रहे हैं तो कहना इसे P इंटू ब्रैकेट Q की जगह उन्होंने क्या लिया है? आप देख सकते हो स्टैंडर्ड एरर में PQ/N जनरली फॉर्मूला है जो मैंने वहां पे आपको दिखाया विद रिप्लेसमेंट का. बट अगर Q की जगह वो क्या ले सकते हैं? 1 माइनस P भी ले सकते हैं. तो क्या किया उन्होंने? P इंटू 1 माइनस P कर दिया है अपॉन N, दैट इज 200. तो कैसे किया उन्होंने? P तो आपको मालूम है 0.075, उसका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करो आप? 1 माइनस P कर दो, सो वो 1 माइनस 0.075 आ जाएगा. अदरवाइज भी फ्रेंड्स आप लेट्स से 185/200 करोगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q, तो भी आपको वही मिलेगा, दैट इज 1 माइनस 0.075 जो हो वो, दैट अपॉन 200 कर दोगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा 0.02, विच इज यू कैन से अ स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रपोजिशन और प्रपोर्शन. इज दैट क्लियर अमरेली? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ज्ञान गंगा राजकोट क्लियर. गायत्री जम्मू, पठानकोट, पोरबंदर, हिम्मतनगर, वापी, अमरेली, गांधीधाम, एवरीवन क्लियर? Question number 5. So friends, here we are ending today's session. More or less the practical portion, half of the practical portion is done. अब बाकी क्या है? बाकी है हमारा that is जो इसके बाद estimation के जो confidence interval के जो question है practical question, those are pending. So more or less 70% topic is done. कल के दिन में मैं आपको 3 फॉर्मूला और है, वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूला हम देख लेंगे और उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे मॉड्यूल में से. आप थ्योरी के जितने क्वेश्चन है या अपने आप अगर मैग्रो हिल या उसमें इस पॉइंट तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपने आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो. फ्रेंड्स टुडे वी आर एंडिंग ओवर हियर. आपके पास हाफ एन आवर का ब्रेक है, लंच ब्रेक. 1 बजे यू विल बी हैविंग अ सेशन ऑफ चाहना मैम. टुमारो वी आर मीटिंग फ्रॉम 2 to 4 इन द आफ्टरनून. लास्ट सेशन फॉर सैम्पलिंग थियरी. नेक्स्ट वीक में 3 सेशन लेके मैं आपका कोरिलेशन रिग्रेशन भी कंप्लीट कर दूंगा. सो टुमारो वी आर मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, सैम्पलिंग थियरी. Thank you class for today. Have a nice lunch and then after Chana ma'am will continue. Bye bye.